12/11/2016 प्री पुनर्परीक्षा। दिल्ली सल्तनत का शासक जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था तो ये था मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का संस्थापक था। शिहाबुद्दीन उमर की हत्या किया था जो सल्तनत काल का ऐसा करने वाला एकमात्र शासक था। इसने अल इमाम उल इमाम खिलाफतुल्लाह खलीफुतुल्लाह ये सब उपाधियां धारण किया था। 1316 से 1320 तक इसने शासन किया था। ये नग्न स्त्री पुरुषों के साथ रहता था। अलाउद्दीन के द्वारा शुरू किया गया बाजार नियंत्रण समाप्त कर दिया था मुबारक खिलजी ने। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा 1539, कन्नौज 1540, तालीकोटा 1565। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था तो हकीम सूर था। रज़्मनामा जो था वो महाभारत का फारसी अनुवाद है और इसको अकबर के समय में करवाया गया था। बदायूनी ने किया था। बदायूनी नकीब खां फैजी मिल करके किए थे। तो मेन है रज़्मनामा बदायूनी। बंगाल विजय के अपार धनियों जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत जो है इनके विजय का कारण थी, जबकि फ्रांसीसियों को असफलता मिली थी इनके लड़ने में, क्योंकि वो अंग्रेजों के पास बेहतर नौसैनिक शक्ति थी। रंपा विद्रोह जो है 1879-80 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1879-80, पाबना 1873 से 76, बंगाल 1960, जयंतिया 1860 से 63 जयंतिया और रंपा विद्रोह 1879 से 80। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी तिलक के प्रयासों से ही हुई थी। केसरी जो मराठी भाषा का दैनिक अखबार था और मराठा अंग्रेजी भाषा का जो था उसको भी इन्होंने प्रकाशित किया था। तिलक को मांडले जेल में कैद किया गया था, जहाँ पर गीता पर टीका गीता रहस्य इन्होंने लिखा था। गीता रहस्य। उन्होंने मोहल्ला विरोधी समितियां और अखाड़ा क्लब भी स्थापित किया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे 1870। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता 1885। कांग्रेस स्थापना वर्ष में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। और 1884 में एक साल पहले मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू बनाए थे। पी आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा 1884। यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था 1828 में। यंग बंग आंदोलन 1828 में हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 में। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट ने 1875 में स्थापित किया था। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान द्वारा 1888 में इनके साथ शिव प्रसाद भी थे। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। विलियम विल्सन हंटर जो था वो शिक्षाविद, ग्रंथकार, सांख्यिकीविद था। सांख्यिकी सर्वेक्षण का प्रबंधन किया था 1875-77 में इसने। बंगाल में इसको प्रकाशित किया था। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कराया था। इसकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882-83 में हुआ था। तो हंटर शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था विलियम विल्सन हंटर और हंटर शिक्षा आयोग का गठन 1882-83 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए कौन नहीं थे तो बीसी दत्त नहीं थे। बाकी इंडियन INA जो था इसका गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया था। इसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज से राशिद अली, शहनवाज, PK सहगल, गुरुबख्श सिंह जुड़े थे।
बीसी दत्त का संबंध रॉयल नेवी विद्रोह से है। जो रॉयल नेवी विद्रोह 1946 में हुआ था उससे बीसी दत्त संबंधित था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल सही है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह स्वतः स्फूर्त था। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, सीआर फार्मूला 1944, बेबल योजना 1945। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक शिक्षाविद थे। बचपन का नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 इनके प्रयास से पारित हुआ। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना बाकी है। ये इनके शब्द थे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। क्लाइव का पुनः भारत आगमन ये 1765 में आया था। इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 व 16 अगस्त 1765 को, और उसके बाद वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 64 में हुआ, फिर क्लाइव 1765 में आया, फिर इलाहाबाद आकर के क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि किया 12-16 अगस्त को, और वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बनना एक किससे तय हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। एक्सला चैपल की संधि 1748 में हुई थी। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में था। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746। उसके बाद एक्सला चैपल की संधि 1748 में हुई, और डुप्ले की पदच्युति 1754 में हुई थी। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। गांधी ऋण समझौता 1931 में हुआ। पूना पैक्ट 1932 में हुआ। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना 1947 में की गई थी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1947 लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर के मार्गदर्शन में। सहकारिता आंदोलन गांधी, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जेएल नेहरू और से तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना 1947 में लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में आया था। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में आया था। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया था। और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन ये भी 1908 में आया था। तो 1908 में तीनों आए थे, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम और अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम समाचार पत्र, ये 8 में आए थे। बाकी राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 में आया था। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है। गुआत कोयला अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है तो गोंडवाना समूह है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, और इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक काल के बीच में हुआ है। कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ है। भारत में कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी आदि नदी घाटियों में पाया जाता है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ओंगे, सोमपेन, सेंटिनली, और 1779 में अधिसूचना के द्वारा इनको ट्राइबल एरिया रिजर्व घोषित कर दिया गया है। कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में। घोड़े की नाल आकार का मुख के कारण इस प्रकार प्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। कुमायूं जो है वो सतलज और काली के मध्य स्थित है। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली के मध्य है। गंगा यमुना नदी
उद्गम क्षेत्र कुमायूं हिमालय क्षेत्र में ही पाया जाता है। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ नेपाल हिमालय में ही पाई जाती हैं। असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी के बीच है। इसमें नामचबरवा, कुलाकांगड़ी ये सब चोटियाँ असम हिमालय में अवस्थित हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी। उद्गम इसका मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से एमपी के धार जिला से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। मानसून की उत्पत्ति किस पवनों के द्वारा होती है भारत में? तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। दक्षिण पश्चिम मानसून जून और सितंबर के बीच एक्टिव होता है। अत्यधिक वर्षा जो भारत में प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ही प्राप्त होती है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। बुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कश्मीर के बारामूला जिले में किशनगंगा एवं उरी परियोजना भी झेलम नदी पर है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी जो रिहंद है उस पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और मैथान बांध जो है दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पे है। तो मैथान बांध बराकर नदी पर है। देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में लगाया गया है। हरियाणा के पानीपत में देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र। भारतीय सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड द्वारा इसको स्थापित किया गया है, जो इंडियन ऑयल, TSRC कॉरपोरेशन, ताइवान और जापान द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में है, जामनगर तेल रिफाइनरी। रिलायंस इंडस्ट्री की तेल रिफाइनरी है, गुजरात राज्य में है। ये भारत के साथ साथ विश्व की भी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। गुरु महिसानी खान जो है वो लौह अयस्क यहाँ से, गुरु महिसानी लौह अयस्क, तलचर कोयला, जादूगुड़ा से यूरेनियम प्राप्त होता है, जावर से जस्ता। नेक्स्ट है कजाकिस्तान का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र करागांडा है। कजाकिस्तान करागांडा, यूक्रेन क्रिवॉय राग, फ्रांस नॉर्मेंडी और फ्रांस का ही पिरेनीज भी है। तो कजाकिस्तान करागांडा, यूक्रेन क्रिवॉय राग, फ्रांस नॉर्मेंडी और फ्रांस का ही पिरेनीज भी है। नेक्स्ट है लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो है वो इटली का है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो है फ्रांस का है। लॉरेन फ्रांस। और फ्रांस का कौन कौन सा है? तो नॉर्मेंडी और पिरेनीज भी है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूके का है, ब्रिस्टल। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जो है वो जर्मनी का है, जर्मनी का सैक्सोनी। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित नहीं है? तो बोत्सवाना जो है वो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। बाकी गैबन, लाइबेरिया, अंगोला ये सब अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। गैबन, लाइबेरिया, अंगोला पश्चिमी तट पर हैं। बोत्सवाना दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। नगरीकरण का सबसे कम स्तर कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गोवा में 62% नगरीकरण है, मिजोरम में 52% है, आंध्र प्रदेश में 33% है, हरियाणा में 34% है और पश्चिम बंगाल में 31% है। म्यांमार की राजधानी यंगून है, कंबोडिया की नामपेन है, वियतनाम की हनोई है, लाओस का वियेंतियन है। सत अल अरब नदी बसरा इराक में बहती है। पराग्वे एसेंसियन शहर, इसके पराग्वे के किनारे एसेंसियन शहर है। सत अल अरब नदी के किनारे बसरा शहर है। नाइजर के किनारे नियामी शहर है और डेन्यूब के किनारे वियना शहर है। अनुसूचित जाति की 80 की जनसंख्या शून्य कहाँ पर है? तो नागालैंड में, नागालैंड में शून्य है। भारत में टोटल 80% 16.6 पाया जाता है। सबसे अधिक 80 जो है वो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, सबसे अधिक 80 की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या मिजोरम में है। और परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक परसेंट पंजाब में है और सबसे कम परसेंट मिजोरम में है।
तो कम परसेंट और कम संख्या दोनों मिजोरम में है, बाकी परसेंट में पंजाब है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 80 की जनसंख्या में सबसे आगे है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है, 80 यहाँ पे नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है 1891 से 1901 और 1911 से 1921 के दशकों में वस्तुतः जनसंख्या में कमी देखी गई थी। तो जनसंख्या में महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है और 1891 से 1 और 1911 से 21 के बीच जनसंख्या में कमी देखी गई है। भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था। भारत परिषद या इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। इसी के तहत इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी और प्रांतीय स्वायत्तता का भी शुभारंभ 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। इसमें दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित परिषद को समाप्त कर दिया गया था। मताधिकार का विस्तार किया गया था। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था और इसी के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। नागरिकता भाग 2 5 से 11 में नगर पालिकाएँ भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243(6) तक। निर्वाचन भाग 15 में है 324 से 329 का तक। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में है 239 से 242 अनुच्छेद तक। भाग 7वें में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग 7 को विलोपित कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत 17, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22, धर्म की स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति होता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई थी और इसके एलिजा एम्पे को उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में नियुक्त कर सकता है न्यायाधीश को। राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो, तब राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उस न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश जो होता है, राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में योग्य व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है। जिसकी अपर और कार्यकारी न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं उनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अधिकतम उनकी अवधि 2 वर्ष होगी। जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित हो या अपने कार्य करने में अक्षम हो और कार्यकारी न्यायाधीशों की 62 वर्ष की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता है। तो अपर और कार्यकारी न्यायाधीश राष्ट्रपति
नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 223 के तहत। अनुच्छेद 223 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और अनुच्छेद 224 के तहत अपर और कार्यकारी न्यायाधीश। अंतर्राज्य परिषद 1990 में गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का 6 अगस्त 1952 को हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना था। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य समवर्ती सूचियां हैं। 8वीं भाषा, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण है। 10वीं में दल बदल है। भाग 9 में पंचायतें और 9 क में नगर पालिका है। 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन है। और भाग 10 में अनुसूचित जनजाति और जाति जो SC ST हैं इनके क्षेत्रों का वर्णन है। अनुच्छेद 14 का अधिकरण है। 14 का में अधिकरण है। हरित बांड 2007 में विश्व बैंक तथा यूरोपीय निवेश कोष द्वारा शुरू किया गया था। हरित बांड वर्ष 2007 में विश्व बैंक और यूरोपीय निवेश कोष द्वारा शुरू किया था। हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार है और हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के दीर्घकालिक परिपक्वता निवेश है। दीर्घकालिक परिपक्वता निवेश है। ग्रीन बांड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है, मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, अस्थायी जल प्रबंधन, इन सब के लिए। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में क्या सही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है यह डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस, और 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। दोनों कथन सही हैं। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम वर्ष 1978 में अस्तित्व में आया था। 1978 में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है। ICICI बैंक निजी बैंक है। सिटी बैंक विदेशी बैंक है। सारस्वत बैंक सहकारी बैंक है। तो सारस्वत बैंक सहकारी, सिटी बैंक विदेशी, ICICI निजी, इंडियन बैंक सार्वजनिक। RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में वृद्धि करता है, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करता है, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करता है। जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। चालू खाता घाटा निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है। मतलब जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण, विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तब यह नीले बॉक्स सहायता के अंदर आता है। मतलब नीले बॉक्स सहायता के अंदर जब किसान को सीधे भुगतान किया जाता है। नीले बॉक्स के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी व्यापार में विकृति उत्पन्न करती है, जबकि हरे बॉक्स के अंतर्गत आने वाली सब्सिडी से उत्पादन व्यापार पर सबसे कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हरे बॉक्स के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान, इन सब पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। किसानों को सब्सिडी नीले बॉक्स में, पर्यावरण से संबंधित हरे बॉक्स में। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक होता है ऑक्सीजन और नमी। पानी में उपस्थित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लोहे पर एक परत बना लेती है। पानी के बूंदों में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण पानी की चालकता बढ़ जाती है और पानी जल अपघट्ट की तरह व्यवहार करने लगता है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित लाल रंग होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सबसे पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। सहसंयोजी। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है।
इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। इसका यूज पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में, संचायक बैटरी में किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन के वातावरण में। नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव होता है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% होता है। नाइट्रोजन यूरिया कार्बनिक यौगिक जो है उसका प्रमुख अवयव होता है। नाइट्रोजन का यूज गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को संरक्षित रखने में भी होता है। विद्युत बल्ब बनाने में, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में और चिप्स वगैरह को संरक्षित करने में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आसवन जो है नहीं ज़्यादा उपयोगी है। बाकी ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण ये सब उपयोगी हैं। आसवन किसी मिश्रित द्रव के लिए है, ठोस के लिए नहीं है। आसवन विधि द्रव के लिए होती है। हींग एक ओलिगोगमराल है। हींग ओलिगोगमराल है जो ईरानी स्थानिक पौधे फेरुला हींग की जड़ों के रिसाव से प्राप्त होता है। विटामिन के को अल्फाल्फा कहते हैं। विटामिन डी को कार्ड यकृत तेल से विटामिन के अल्फाल्फा नामक घास से प्राप्त होती है। विटामिन डी कार्ड यकृत तेल से, विटामिन ई गेहूँ भ्रूण तेल से और विटामिन सी नींबू से। त्रिकोष्ठी हृदय वाला हृदय किस में पाया जाता है? तो उभयचरों में। उभयचर जो होते हैं इनमें ये अनियतापी जंतु होते हैं। इनमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। एक निलय होता है, 2 आलिंद होते हैं। एक निलय, 2 आलिंद। और स्तनधारी एवं पक्षियों के हृदय 4 कक्ष में विभाजित होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। मछली वर्ग के मछलियाँ मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। जो मछलियों का हृदय द्विवेशमी होता है। द्विवेशमी होता है, केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। मछलियों का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है और द्विवेशमी होता है। गेहूं में फलेरिस माइनर पाया जाता है, खरपतवार। गेहूं फलेरिस माइनर। मटर में प्याजी पाया जाता है। बरसीम में कासनी। बरसीम में कासनी। सूरजमुखी सभी मौसम में उत्पन्न होती है। खरबूजा जायद या गर्मी में होता है। कपास खरीफ की फसल वर्षा के समय में होती है। और अलसी जो है वो रबी है, सर्दी की फसल है अलसी। सोनार से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने में सहायता मिलती है। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित होता है। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आनुवंशिक सामग्री डीएनए एवं आरएनए के रसायन विज्ञान को बदलने की तकनीक शामिल है। जैसे पौधों में बैक्टीरिया, कवक और वे जानवर जिनमें हेर फेर कर परिवर्तन किया गया है वो आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव कहा जाता है। उनको आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि। बाकी जो भी ऑप्शन में दिए गए मछली पकड़ना, खनन, शिकार ये सब नहीं है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ में है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई थी। यह देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी पुनर्नवीकरण इन सबको बढ़ावा देता है। NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में स्थापित किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्राइडे। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में देहरादून में हुआ था। वर्ष 2022 में यहाँ पर पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी दिवस। किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था। साक्षरता दर सबसे कम किसमें है? तो श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर श्रावस्ती में सबसे कम है और सबसे अधिक है गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7 है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के तहत जो है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र नहर सिंचाई के तहत कितना है? तो लगभग 30% है। लगभग 30% है जो नहर से सिंचित होता है।
नलकूप सिंचाई प्रमुख स्रोत है यूपी में। लगभग 80% सिंचाई जो है वो नलकूप से होती है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नलकूप है, दूसरे नंबर पर नहर है, तीसरे पर कुआं है। नल, नहर, कुआं। पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। प्रमुख लोकगीत यूपी के कौन कौन से हैं? तो बिरहा है पूर्वांचल क्षेत्र का, चैती पूर्वांचल क्षेत्र का, ढोला आगरा का है, कजरी झूमर पूर्वांचल का है, झूला, लंगुरिया, होरी, फ्राग ये सब जो है ब्रज क्षेत्र का है, और नकटा संस्कार गीत अवध क्षेत्र का है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। कर्मा नृत्य जो है चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर के एरिया में। रास ब्रज क्षेत्र, जोगिनी अवध। नटवरी पूर्वांचल, कार्तिक बुंदेलखंड, राई नृत्य बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड। पांडव नृत्य उत्तराखंड में होता है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम यूपी के वाराणसी में है। इफ्को यूरिया कारखाना आंवला में है। आंवला यूपी के बरेली में स्थित है आंवला। इफ्को द्वारा यहाँ पे यूरिया कारखाना स्थापित किया गया है। इफ्को का पूरा नाम देख लेंगे तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। इफ्को का अन्य जो संयंत्र है ये कालोन गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में है, पारादीप ओडिशा में है। तो फूलपुर में आंवला बरेली में 2 जगह है इफ्को का कारखाना। सरसों आगरा जनपद में मुख्य रूप से यूपी में होता है। आलू फर्रुखाबाद में। तिल जो है वो हमीरपुर में होती है। मक्का के लिए कानपुर मंडल में सर्वाधिक होता है। तिल हमीरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। मक्का कानपुर मंडल में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव के बंथरा में है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में उच्च राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना अनुच्छेद 200 के अधीन 1995 में हुआ था। IIVR मतलब वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। PR कानपुर में है। और इंडियन वेटनरी रिसर्च जो है इज्जतनगर बरेली में है। और चारा अनुसंधान संस्थान या IGFR जो है वो झांसी में है। गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी में किया जाता है। ताले अलीगढ़, बेत छड़ियाँ वाराणसी। पीतल की मूर्तियों के लिए मुरादाबाद। पीतल की मूर्तियाँ मुरादाबाद। बेत और छड़ियाँ बरेली में मिलती हैं। वाराणसी में भी मिलती हैं बेत एवं छड़ियाँ। देवी पाटन मेला, बलरामपुर काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, ददरी मेला बलिया में है। बुक्सा जनजाति बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। बुक्सा जनजातियों को महरा भी कहा जाता है। महरा। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भाबर तराई, पश्चिमी मैदान, मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्यन क्षेत्र। के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में की गई थी। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य है शिक्षा की संस्कृति को जोड़ना। दोनों सही हैं और व्याख्या भी हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा कपिल वात्स्यायन के नेतृत्व में संस्कृति मंत्रालय के अधीन सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका उद्देश्य बच्चों में सात्विक शिक्षा की संस्कृति जोड़ना। इसके 3 केंद्र हैं अलग अलग। उदयपुर पश्चिम में उदयपुर, दक्षिण में हैदराबाद और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में। वांगला उत्सव जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। वांगला। गारो जनजाति जो है फसल कटाई के लिए नवंबर में मनाती है वांगला उत्सव। इसमें सूर्य देवता का पूजा किया जाता है।
प्रमाणित बीज वाला जो है कलर वो नीला है, प्रमाणित बीज नीले कलर से, प्रमाणित बीज नीले कलर से प्रदर्शित किया जाता है। कृषकों को फसल उत्पादन के लिए बिक्री किया जाने वाला बीज प्रमाणित बीज होता है। इसका उत्पादन आधारी बीज से किया जाता है, आधारी बीज से प्रमाणित बीज बनता है। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य होता है रोजगार सृजन करना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत होता है, चैत होता है। उसके बाद चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ या अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। अंतिम महीना फागुन होता है, पहला महीना चैत होता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक इन सभी राज्यों में मनाया जाता है सरस्वती पूजा के रूप में नवरात्रि को। भारतीय संस्कृति पोर्टल के विषय में क्या है, तो भारतीय संस्कृति पोर्टल IIT मुंबई द्वारा विकसित किया गया था। सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां पर संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान सांस्कृतिक संसाधनों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है।